हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो मैं आप सबका केमिस्ट्री एजुकेटर आपका केशव जाजू सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे अगले चैप्टर के डिस्कशन में। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक बल गतिकी का डिस्कशन, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत आसान चैप्टर है, 12th क्लास का चैप्टर है और इस चैप्टर से मेंस एडवांस दोनों में ही एक एक सवाल तो फॉर श्योर आने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि मैं मेंस और एडवांस दोनों की ही पीवाईक्यूज लेके आया हूं और हम पीवाईक्यूज के थ्रू हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, हर सवाल को बेटा ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज कर करके पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। आपका चैप्टर एकदम बढ़िया हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। हर तरीके का, हर लेवल का सवाल हमने कवर किया है। ठीक है बेटा, इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर। पीडब्ल्यू ऐप का जो डाउनलोडेबल लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। और फिर भी जो बच्चे पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ कि फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा इंडियन एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे करोड़ों बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्ट भी हो रहे हैं। तो क्यों ना आप भी उन सबके साथ में अपने पैशन को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हिस्सा बने। जुड़ जाइए, जाके ऐप पे क्लास के नोट्स लीजिए, पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेई हिंदी एक्सप्रेस में, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें कवर करेंगे और बेहतरीन मेंस और एडवांस लेवल के सवाल इस पे एक एक करके ट्राई करेंगे। ठीक है जी, तो सवालों के थ्रू हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके जल्दी से। तो हमारा प्लान ये है कि पीवाईक्यू से हमको रिवीजन करना है। हमारा प्लान सिंपल है, पीवाईक्यूज की हेल्प से हमको रिवीजन करना है। बढ़िया है ना। ठीक है साहब, तो आइए भाई एक एक करके शुरू करें। अगर मैं शुरू करूं तो सबसे सिंपल सवाल से शुरू करता हूं। जैसे कि ये एक सवाल आपके पास है जिसमें अभिक्रिया का वेग नियम आपको ज्ञात करना होता है। अभिक्रिया का वेग नियम या अभिक्रिया की कोटि आपको ज्ञात करनी होती है। हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि है ये कि 2H2 2NO के साथ रिएक्ट करके N2 प्लस वाटर बनाता है। 2H2 2NO के साथ रिएक्ट करके N2 प्लस वाटर बनाता है। आपको इस अभिक्रिया के लिए कुछ क्रिया विधि दी है। मतलब आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि यह बिल्कुल भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं है, ये एक जटिल अभिक्रिया है। क्योंकि जिन अभिक्रियाओं के लिए क्रिया विधि लगती है उन्हें जटिल अभिक्रिया कहा जाता है। अगर जटिल अभिक्रिया दी गई है तो आपसे इस अभिक्रिया की कोटि पूछी है। तो आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि जब भी हम क्रिया विधि से कोटि निकालने की कोशिश करते हैं, जब भी हम क्रिया विधि से कोटि निकालने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं मंद पद को प्राथमिक पद मानो, मंद पद को प्राथमिक पद मानो और काम को आगे बढ़ाओ। मंद पद को प्राथमिक पद मानो और काम को आगे बढ़ाओ। अगर ऐसा है तो हमने मंद पद देखा तो वो यहां लिखा होता है, जो सेकंड स्टेप है ये मंद पद है, तो अभिक्रिया का वेग मंद पद पे निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा R इज इक्वल टू K2, R इज इक्वल टू K2, K2 इंटू N2O2 की घात 1 इंटू H2 की घात 1, N2O2 की घात 1 इंटू H2 की घात 1, मतलब सांद्रताओं की घात उनके स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक। अब आप ध्यान से देखें, ये जो N2O2 है क्या ये मेन अभिक्रिया का हिस्सा है? जो N2O2 है क्या वो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा है? नहीं है। यानी कि हमने ये भी सीखा था कि जब आप मंद पद से वेग नियम लिखते हैं तो कोई भी ऐसी चीज अगर आती है जो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है तो उसे हटाने के लिए हमें दूसरा साम्यावस्था वाला पद देखना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो वेग नियम है उसमें केवल वो स्पीशीज होने चाहिए जो मुख्य अभिक्रिया के हिस्से हैं। दैट्स इट। कोई भी नई चीज अलाउड नहीं है, सिर्फ वो चीजें अलाउड है जो मुख्य अभिक्रिया के हिस्से हैं। अगर ऐसा है बेटा तो आप देखें, इस N2O2 को हटाने के लिए मैंने इसको फर्स्ट माना, इस N2O2 को हटाने के लिए मैंने दूसरा साम्य वाला पद ढूंढा जो कि पहला वाला है। अगर आप पहला वाला देखेंगे तो पहले वाले में आप अगर साम्य अवस्था लिखते हैं तो वो हो जाती है प्रोडक्ट की सांद्रता घात 1 अपॉन अभिकर्मक की सांद्रता घात 2, प्रोडक्ट की सांद्रता घात 1 अपॉन अभिकर्मक की सांद्रता घात 2। और जो के इक्विलिब्रियम है ये क्या होता है? अग्र दिशा का वेग नियतांक अपॉन पश्च दिशा का वेग नियतांक।
अग्र का वेग नियतांक अपॉन पश्च का वेग नियतांक, यही होता है। तो बेटा यहां से अगर आप N2O2 की सांद्रता लिखने की कोशिश करें तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी K1 अपॉन K-1 इंटू NO का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहां से ये आ गया क्या N2O2, बिल्कुल आ गया। और क्या NO मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा है, जरूर है। क्या NO आपकी मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा है, जरूर है। उसके टर्म्स में लिखी जा सकती है बात, तो क्यों ना यहां से N2O2 उठा के यहां रख दिया जाए। अगर यहां रख दिया जाए तो R किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा K2 इंटू N2O2 की जगह आ गया K1 अपॉन K-1 इंटू NO का स्क्वायर इंटू H2 की घात 1। देखो ध्यान से, ये बन गया। अब बेटा ये सारे जो आपकी कांस्टेंट्स हैं, ये सारे जो आपके कांस्टेंट्स हैं, इसे हमने नाम दे दिया K। तो आपका वेग नियम आ गया K इंटू NO का स्क्वायर इंटू H2 की घात 1, NO का स्क्वायर इंटू H2 की घात 1। ठीक है, K इंटू NO का स्क्वायर इंटू H2 की घात 1। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर मैं अभिक्रिया की कोटि चेक करूं तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2 + 1 दैट इज 3। अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाएगी, 2 + 1 दैट इज 3। प्लीज देखें बेटा ध्यान से, प्लीज देखें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, यस। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर यहां तक सब ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, तो चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चला जाए। अगला सवाल हमको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला सवाल बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आराम से समझ में आए। बेटा ये जो सवाल है ये छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया पे आधारित है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी अभिक्रिया में वेग नियम लिखा जाता है तो दो बातों का ध्यान रखा जाता है, इंपॉर्टेंटली दो बातों का। पहली बात तो ये कि अभिक्रिया के वेग नियम में केवल उन स्पीशीज को शामिल किया जाता है जो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा है। केवल उन स्पीशीज को शामिल किया जाता है जो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा है। और दूसरी बात, जो भी अभिकर्मक आधिक्य में मौजूद होता है, जो भी अभिकर्मक आधिक्य में मौजूद होता है उसे शामिल नहीं किया जाता। जो भी अभिकर्मक आधिक्य में मौजूद होता है उसे मुख्य वेग नियम में कोटि की गणना में शामिल नहीं किया जाता। अगर ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे तो अब आपके लिए चीजें बहुत आसान होने वाली है। आप ध्यान से देखें, एक अभिक्रिया A + R गिव प्रोडक्ट्स, एक अभिक्रिया A + R गिव प्रोडक्ट्स पर विचार करें। इस अभिक्रिया का मापा गया वेग KAR है, मतलब K इंटू A की सांद्रता घात 1 इंटू R की सांद्रता घात 1 है। ये हमारा वेग नियम है। ठीक है, अभिक्रिया के आरंभ में R की सांद्रता R0 और A की सांद्रता A0 से 10 गुना अधिक है। ठीक है, मतलब सवाल कह रहा है कि t = 0 पे जो R0 है वो 10 टाइम्स A0 है। t = 0 पे जो R0 है वो 10 टाइम्स A0 है। t = 0 पे जो R0 है वो 10 टाइम्स A0 है। ठीक है जी, बढ़िया है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें ये बोल रहा है कि इस अभिधारणा के साथ K इंटू R की सांद्रता K' स्थिरांक है। K इंटू R की सांद्रता K' स्थिरांक है। इस अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया माना जा सकता है। इस अभिधारणा के कारण अभिक्रिया के वेग में अपेक्षित त्रुटि जब यह अभिक्रिया 40% पूर्ण हो गई हो, क्या है, K तथा K' संगत वेग नियतांकों को निरूपित करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 40% अभिक्रिया पूर्ण हो जा रही है। ठीक है, 40% अभिक्रिया जो है वो पूर्ण हो जा रही है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारी रिएक्शन ये है कि A + R गिव प्रोडक्ट्स। अगर हमारी ये रिएक्शन है तो हमने बोला t = 0 पे अगर ये आपका A0 है और ये आपका 10 A0 है, ठीक है, तो ये आपका 0 होता है। शुरुआत में ये होता है। जब 40% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो हमने बोला कुछ समय के बाद में इसमें से अगर 40% चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4 A0।
और ये हो जाएगा 10 ए नॉट माइनस 0.4 ए नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6 ए नॉट और ये क्या हो जाएगा 9.6 ए नॉट। प्लीज देखिए ध्यान से, हो जाएगा क्या? तो बेटा जी मैंने इसके हिसाब से वेग लिख दिया k इंटू 0.6 ए नॉट 9.6 ए नॉट। ये हमारा पहला वेग है, ये हमारा पहला R1 आ गया। एक तो चीज ये हो गई कि अगर 40% होता है तो ये हो गया। एक ये कह रहा है कि इस अभिधारणा के साथ k इंटू आर को अगर k डैश बोल दिया जाए, k इंटू आर को अगर k डैश बोल दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा कि r को आधिक्य मान लिया गया है। अगर मैं ये बोलूं कि a प्लस आर की प्रोडक्ट्स है और मैं इसे बोलूं a नॉट और इसे मैं बोलूं 10 ए नॉट और अगर इसे आधिक्य मान लिया है तो इसे आधिक्य मानने पर ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज तो अनंत रहेगी, ये चीज तो अनंत ही रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी, परंतु ये इस बार 40% वियोजित हो जाएगा। ये बन जाएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यहां पे जो वेग होगा लेट्स से आर डैश, वो क्या हो जाएगा, या आप R2 बोल सकते हैं। R2 जो होता है वो क्या हो जाएगा k इंटू आर की सांद्रता एज इट इज 10 ई नॉट, जिसे हम शामिल नहीं कर रहे, इंटू इसकी सांद्रता हो गया 0.6 ए नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा k डैश इंटू 0.6 ए नॉट। ये हो जाएगा R2। ये R1 था, ये R2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं, बढ़िया। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनके वेग का अंतर और सारी बात करनी है। तो आप देखें ध्यान से, हमने बोला R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू 100। यही तो एरर है। यही तो एरर है। R1 माइनस R2 अपॉन R1, क्योंकि प्रारंभ के हिसाब से निकालेंगे ना, तो R1 क्या हो जाएगा K1 इंटू 0.6 इंटू 9.6 इंटू ए नॉट स्क्वायर। तो हमने बोला 0.6 इंटू 9.6 इंटू K1 ए नॉट स्क्वायर माइनस, ये हो गया R1 माइनस, अगर मैं R2 की बात करता हूं तो R2 हो जाएगा K डैश इंटू 0.6 ए नॉट। ये हो गया अपॉन, अपॉन हमने क्या कर दिया, अपॉन हमने लिख दिया K1 इंटू 0.6 इंटू 9.6 इंटू ए नॉट का स्क्वायर इंटू 100। यही तो करना होता है, यही तो करना होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कांस्टेंट 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 काटने की भी कोशिश करूं और इसको लगभग लगभग सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो हमने बोला कि ऐसा है भाई, ऐसा है भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.6 ए नॉट हम कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट वुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर नियरली आ जाएगा 4.16%। हमारा आंसर आ जाएगा 4.16%। ध्यान से देखें, लगभग लगभग यही वैल्यू आएगी। ये आपका हो जाएगा आंसर कि नया वेग मतलब प्राचीन वेग माइनस नया वेग अपॉन प्राचीन वेग के हिसाब से कितना एरर आ रहा है कैलकुलेशन में। प्लीज आप देखें ध्यान से, प्लीज आप देखें ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, बढ़िया है, ओके, यस, ठीक है जी, बढ़िया है। चलो, अगर ये बात सबको समझ में आ गई, इसका अंतर वंतर आप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अच्छी चीज है भाई, सही। तो ये सवाल जेईई एडवांस का सवाल है, अच्छा सवाल था, अगर हम कर पाए तो बढ़िया रहेगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करें, अगर आप नेक्स्ट सवाल की तरफ जाने की कोशिश करें, इस सवाल पे भी आते हैं अभी, बट उससे पहले अगर मैं देखूं कुछ इसी टाइप का सवाल और मैं करवाना चाह रहा हूं। अच्छा, ये तो विलियन चैप्टर वाला आ गया सवाल, इसको हटाते हैं। ये वाला सवाल देखो, 30 डिग्री सेल्सियस पर Ab2 के विघटन के लिए अर्ध आयु 200 सेकंड है और यह Ab2 की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं है। Ab2 के 80% विघटन के लिए आवश्यक समय
कितना होगा। तो बेटा पहले आपको यहां यह सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी अर्धायु का एक्सप्रेशन होता है, कौन सी कोटि के लिए अर्धायु का एक्सप्रेशन होता है जो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, है ना। अर्धायु का ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन होता है जो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अगर आप शून्य कोटि के लिए याद करें तो अर्धायु होती है a0/2k। अगर आप प्रथम कोटि के लिए याद करें तो अर्धायु होती है ln2/k। और अगर आप द्वितीय कोटि के लिए बात करें तो अर्धायु होती है 1/a0k। तो आप देखो, शून्य कोटि हो या द्वितीय कोटि हो, दोनों में प्रारंभिक सांद्रता की डिपेंडेंसी है, पर प्रथम कोटि में नहीं है। अगर नहीं है तो हमें यह समझ में आ रहा है कि लिखा भी है कि Ab2 की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ना नहीं है, तो हम बोलेंगे अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि। अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि। अगर अभिक्रिया है प्रथम कोटि तो हमें ये बात पता है कि T½ जो है ये बराबर होता है 0.693/k। यह अभिक्रिया का वेग नियतांक आ जाएगा। अगर यहां से वेग नियतांक आ जाएगा तो अर्धायु 200 सेकंड है, तो हमने बोला k का मान हो जाएगा 0.693 लगभग 0.7 डिवाइडेड बाय 200 सेकंड इनवर्स। आंसर आ जाएगा 7/2000 सेकंड इनवर्स। आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 3.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। k क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। सही है ना, बढ़िया। ये तो आ गया वेग नियतांक। सवाल कह रहा है Ab2 के 80% विघटन के लिए आवश्यक समय। अगर 80% विघटन की बात करनी है तो आपको एक बात फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपको y% अभिक्रिया में समय निकालना है कि y% अभिक्रिया होने में कितना समय लगेगा, तो ये चीज बराबर हो जाएगी 1/k ln 100/100 माइनस y। t बराबर हो जाएगा 1/k ln 100/100 माइनस y। अगर ये होगा तो आप देखिए ध्यान से, 80% विघटन में लगने वाला समय जो है वो बराबर हो जाएगा 1/k, यानी कि 1 this into ln 100/100 माइनस y, यानी कि 100 माइनस 80 यानी कि 20। 100 माइनस 80 यानी कि 20। अगर ये चीज हो गई तो हमने बोला ln 5 अपॉन 3.5 इंटू 10⁻³ ये चीज हो जाएगी लगने वाला समय। अगर ये चीज लगने वाला समय हो जाएगा तो हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे ln 5 को 2.3 इंटू log 5 होता है 0.7 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 10⁻³ देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने की कोशिश अगर मैं करूं तो मैं बोल दूंगा कि भाई ऐसा है कि देखो इससे एक डेसिमल कट गया, 23 इंटू 7 तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 16.1 हो जाएगा। 16.1 डिवाइडेड बाय 35 और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1000, ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ बन गया। 5 7 जा, ये हो जाएगा 5 200, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, ठीक है 21, तो 2.3 हो जाएगा ये, है ना। 2.3 इंटू 200। अगर इसे मैंने कर दिया ऐसे तो इससे कट जाएगा, 460 सेकंड हो जाएगा, लगभग 460 सेकंड। तो मेरे हिसाब से क्लोजेस्ट आंसर अगर हम देखा जाए तो ये आना चाहिए 467। क्लोजेस्ट आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि हमने 2.303 की जगह 2.3 लिया है और 0.693 की जगह 0.7 लिया है। 0.693 की जगह 0.7 लिया है। इन अप्रोक्सीमेशन लेने से हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन टिक करना था, हमने क्लोजेस्ट ऑप्शन देख लिया, हमारा काम मुझे लगता है बन गया। सही है क्या? ध्यान से देखो, आपको ये लाइन अगर समझ में आ गई तो फिर ये सारा सवाल बहुत आसान था। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो सारा सवाल बहुत आसान था कि Ab2 की प्रारंभिक सांद्रता पर चीजें निर्भर नहीं करती है। तो बस प्रारंभिक सांद्रता का मतलब ये था कि अभिक्रिया आपकी प्रथम कोटि है ना। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब ये था कि अभिक्रिया तुम्हारी प्रथम कोटि है, ठीक है। ये चीज अगर ऐसे नहीं देखनी किशोर, आपको क्या पता, आपने तो हमें सिर्फ द्वितीय कोटि तक बात पढ़ाई थी, 0 फर्स्ट और सेकंड। अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कुछ ऐसा होता हो तो बेटा जी ये चीज यहां से निकलती है कि हमें पता है कि अर्धायु जो है वो प्रारंभिक सांद्रता की घात n-1 पे निर्भर करता है, जहां पे n आपकी अभिक्रिया की कोटि है, n आपकी अभिक्रिया की कोटि है। तो अगर n को 0 रखते हैं तो 1/a0 की घात -1 वो a0 ही हो जाता है। अगर n को 1 रखते हैं तो 1 - 1 0, तो a0 आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है, वही चाहिए था।
अगर 2 रखते हैं तो अलग, 3 रखते हैं तो अलग। तो इस तरीके से हमारा टी हाफ वाला जो काम है वो बन जाता है। इस तरीके से हमारा टी हाफ वाला जो काम है वो बन जाता है। समझ में आती है बात? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अगर आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, तो ध्यान से देखो ये वाला सवाल, ध्यान से देखें ये वाला सवाल। सवाल कह रहा है इन अभिक्रियाओं पर विचार करें। आपको 4 अभिक्रियाएं दी हैं। A gives P1, B gives P2, C gives P3, D gives P4। हमारे पास 4 अभिक्रियाएं हैं। उपरोक्त अभिक्रियाओं की कोटि जो है वो है A, B, C और D। मतलब अगर मैं पहली अभिक्रिया का वेग नियम लिखूंगा तो पहली अभिक्रिया का वेग नियम हो जाएगा K इंटू A की सांद्रता घात A। दूसरी अभिक्रिया के लिए हो जाएगा R इक्वल टू K इंटू B की सांद्रता घात B। तीसरी हो जाएगी R1 है, R2 है, R3 है, K इंटू C की सांद्रता घात C। और चौथा हो जाएगा K इंटू D की सांद्रता घात D। ये हो जाएगा भाई, बढ़िया। अब मैंने बोला लॉग वेग बनाम लॉग सांद्रता के मध्य आरेख नियम कैसा होगा? लॉग वेग और लॉग सांद्रता। बेटा जी एक बात याद करो, अगर मैं किसी nth कोटि की अभिक्रिया की बात करता हूं, अगर मैं किसी nth कोटि की अभिक्रिया की बात करता हूं तो वेग हो जाएगा k इंटू सांद्रता की घात n। k इंटू अभिकर्मक की सांद्रता की घात n। अगर ये चीज है, दोनों साइड अगर लॉग लिया जाए तो हम बोलेंगे लॉग r इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग c की घात n, यानी कि n आगे आ जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट ना लिख के दिखाऊं, ऐसे लिख के दिखाऊं, तो ऐसे देखो लॉग r इज इक्वल टू लॉग ऑफ k इंटू सांद्रता की घात n। देखो ध्यान से, ये चीज हो गई लॉग x इंटू वाई। लॉग x इंटू वाई को लॉग x प्लस लॉग वाई बोल सकते हैं। तो लॉग r इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग c की घात n, घात आगे आ जाएगी, लॉग r इज इक्वल टू लॉग k प्लस n लॉग c। लॉग r इज इक्वल टू लॉग k प्लस n लॉग c। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई लॉग वेग वर्सेस लॉग सांद्रता की। अगर हम यहां पे रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा अंतःखंड। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो रहा है तो आप समझने की कोशिश करें, हमारे पास जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जहां पे y एक्सिस पे लॉग वेग है, x एक्सिस पे लॉग सांद्रता है, अंतःखंड जो है वो धनात्मक है और ढाल जो है वो n है। ढाल जो है वो n है, अंतःखंड जो है वो लॉग k है। ठीक है, अगर ढाल n है तो ढाल सबकी धनात्मक है, अंतःखंड आपका लॉग के है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि भाई अगर इस ग्राफ के हिसाब से कोटि का सही क्रम बताना है तो जिस ग्राफ की ढाल सबसे ज्यादा होगी, ये n आपकी कोटि ही तो है, तो जिसकी ढाल सबसे ज्यादा होगी जिसकी ढाल सबसे ज्यादा उसकी कोटि सर्वाधिक। जिसकी ढाल सबसे ज्यादा उसकी कोटि भी सबसे ज्यादा। जिसकी ढाल सबसे ज्यादा उसकी कोटि भी सबसे ज्यादा। बेटा ग्राफ से पता चल रहा होगा ढाल सबसे ज्यादा है इसकी, ढाल सबसे ज्यादा है इसकी, क्योंकि टैन थीटा की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा उसकी ढाल सबसे ज्यादा। तो आप जैसे जैसे टैन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना हुआ है टैन थीटा अगर हम देखेंगे तो ये है थीटा 1। बी के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये है थीटा 2। अगर आप सी के लिए बात करेंगे तो ये है थीटा 3 और डी के लिए बात करेंगे तो ये है थीटा 4। तो अगर आप ओवरऑल चेक करेंगे तो थीटा 1 सबसे ज्यादा है, टैन थीटा 1 सबसे ज्यादा, तो ढाल सबसे ज्यादा, ढाल सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा डी के लिए वैल्यू हो जाएगी, फिर बी के लिए वैल्यू हो जाएगी, फिर ए के लिए और फिर सी के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, मतलब जिस सीक्वेंस में ग्राफ लगे हुए हैं ऊपर से नीचे, वही हमारा ढाल की या कोटि का सही क्रम होगा ढाल के आधार पर। यही हमारा कोटि का सही क्रम होगा ढाल के आधार पर। प्लीज चेक करें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल,
ध्यान से देखिएगा इसको, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझने की कोशिश करें। सवाल ये कह रहा है ए तथा बी यौगिकों का एक मिश्रण एक फ्लास्क में उपस्थित है। एक फ्लास्क है, उसमें ए और बी है। दोनों यौगिक प्रथम कोटि बल गतिकी द्वारा विघटित होते हैं। दोनों ही यौगिक प्रथम कोटि द्वारा विघटित होते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। ए तथा बी की जो अर्धायु है वो 300 सेकंड है और 180 सेकंड है। मतलब अगर मैं बोलूं टी हाफ ऑफ ए, तो वो 300 सेकंड है, और अगर मैं बोलूं टी हाफ ऑफ बी, तो वो 180 सेकंड है ना। यदि ए तथा बी की सांद्रताएं प्रारंभ में बराबर रही हो, अच्छा, यानी कि अगर ए नॉट और बी नॉट शुरुआत में सेम रहा हो, ओके, तो हमें बताना है ए की सांद्रता को बी के सांद्रता के 4 गुना होने में, है ना, कितना समय लगता है। ए की सांद्रता को बी की सांद्रता का 4 गुना होने में कितना समय लगता है, ये हमको बताना है। ओके, ये चीज है। अच्छी बात है भाई, अब ये अगर मुझे बताना है कितना समय लगेगा तो हम देख लेंगे, बट आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये बात इस तरह समझी जा सकती है कि अगर ये प्रथम कोटि है ना, अगर ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रथम कोटि के लिए हमारे पास एक चीज होती है। प्रथम कोटि के लिए हमारे पास समझने के लिए एक चीज होती है, और वो चीज ये है कि मुझे ये पता है कि AT इज इक्वल टू ए नॉट ई की घात माइनस KT। AT इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की घात माइनस KT। AT इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की घात माइनस KT। अगर AT 4 गुना है BT के और शुरुआती सांद्रताएं दोनों की सेम है, तो मैंने बोल दिया ऐसा कि यार मैं ये कर सकता हूं ना, ए नॉट इंटू ई की घात माइनस KT इक्वल टू 4 टाइम्स बी नॉट इंटू ई की घात माइनस KT। ये बोल सकता हूं क्या? ठीक ना, ध्यान से देखना, ध्यान से बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकता हूं। इसे K1 बोलना पड़ेगा और इसे K2 बोलना पड़ेगा। इसे K1 और इसे K2, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों अभिकर्मकों की विघटन के लिए अर्धायु अलग अलग है। अब K1 K2 आएगा कहां से, और हमें ये पता है कि A नॉट और B नॉट सेम है, तो देखो ये तो पहले कट ही गया। अगर ये पहले कट ही गया तो अगली चीज देखे ध्यान से, हमें ये पता है कि अगर A का अर्धायु 300 सेकंड है, तो मैं बोल दूं 300 इज इक्वल टू ln2 बाय K1, और ऐसे ही अगर मैं बोल दूं 180 इज इक्वल टू ln2 बाय K2, है ना, 0.693 बाई के, तो वहां से K1 आ जाएगा, यहां से K2 आ जाएगा। तो बेटा जी अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मैंने यहाँ पे लिखा e की घात माइनस K1t इज इक्वल टू 4 टाइम्स e की घात माइनस K2t। इसको नीचे ले आते हैं अगर, तो e की घात माइनस K1t अपॉन e की घात माइनस K2t, ये चीज बराबर हो जाएगी 4k। तो e की घात K2t माइनस K1t, ये चीज बराबर हो जाएगी 4k। e की घात K2t माइनस K1t, ये चीज बराबर हो जाएगी 4k। देखिए ध्यान से, अगर ये चीज ऐसी हो जाएगी तो आप देखिए ध्यान से, मैंने लिखा e की घात K2 माइनस K1 ऑफ t, ये बराबर हो गया अगर 4k, तो दोनों साइड ln ले लिया जाए। अगर दोनों साइड ln ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ln e की घात K2 माइनस K1 ऑफ t, ये बराबर होगा ln 4k। ln ऑफ दिस इज इक्वल टू ln ऑफ दैट। अब ln के ऊपर जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो K2 माइनस K1t आगे आ गया, ln E1 होता है, तो ये हो गया K2 माइनस K1 ऑफ t। ये चीज किसके बराबर हो गई, ln 4k। ln 4 को मैं ln 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो 2 ln 2 भी लिख सकता हूं, या 2 इंटू 0.7 यानी कि 1.4 भी लिख सकता हूं, है ना। बट मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, एक लॉजिक है उसका, देखना, इसे 2 ln 2 ही रहने दो। अगर मैं इस चीज को 2 ln 2 ही रहने दूं, अगर मैं इस चीज को 2 ln 2 ही रहने दूं, तो आप देखिए ध्यान से, हमने बोला t किसके बराबर हो जाएगा, 2 ln 2 अपॉन K2 माइनस K1। हम बोल देंगे 2 ln 2 अपॉन K2 क्या हो जाएगा, ln 2 बाय 180 माइनस K1 क्या हो जाएगा, ln 2 बाय 300। ln 2 ln 2 ln 2 कैंसिल हो गया,
ये बन गया 2/1/180 माइनस 1/300, 1/180 माइनस 1/300। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसे सॉल्व वॉल्व करके जब हम देखेंगे, कैलकुलेशन आप करिएगा, आपका फाइनल आंसर सॉल्व होके आएगा डी ऑप्शन। आपका फाइनल आंसर सॉल्व होके आएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, बढ़िया है। देखें ध्यान से प्लीज, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यस, हाँ भाई, एनी डाउट्स? यस, चले भाई, आगे चले। आइए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर अगले सवाल की तरफ चला जाए तो ये वाला सवाल देखिए। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो ऐसे सवाल बहुत फेमस हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने स्कूल में भी ट्राई करे होंगे और यहां पे भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग विधि। इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग विधि। 2a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। 2a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अगर ये रिएक्शन है मेरे पास में, निम्न अभिक्रियाओं की गतिक अध्ययन के दौरान नीचे सारणी में दिए गए कुछ परिणाम प्राप्त हुए कि अगर सांद्रता ये है और ये है तो ये वेग है, ये है और ये है तो ये वेग है। यहाँ x और यहाँ y जो है वो हमें फाइंड करना है। अगर मुझे x और y फाइंड करना है तो समझने की कोशिश करें। इस रिएक्शन के लिए मैं ये बोल दूं क्या कि R इज इक्वल टू, इसका वेग नियम हो जाएगा a की सांद्रता घात m, b की सांद्रता घात n, है ना। a की सांद्रता घात m, b की सांद्रता घात n। अगर ये वेग नियम है मेरा तो आप देखिए ध्यान से, मुझे x और y पता करना है। x और y मेरी अलग अलग सांद्रताएं हैं, बट उन्हें पता करने के लिए मुझे कोटि भी पता होनी चाहिए। और कोटि पता होने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, देखिए ध्यान से। मैं ये कर सकता हूं क्या कि ये वो केस है जहां a की सांद्रता सेम है। अगर a की सांद्रता सेम है तो b वैरी कर रहा है, ये वैल्यू पता है, तो हमें एक कोटि की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे एक ऐसा केस ले ले जहां ये सेम है तो और ये वैरी कर रहा है, तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी पावर की। पहले कोटि निकाल लेते हैं, फिर x और y निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, मैंने m और n पता करने की कोशिश करी, तो मैंने फर्स्ट वाले का डेटा लिखा। अगर मैं फर्स्ट वाले का डेटा देखूं तो 6 इंटू 10⁻³ जो है ये आपका बराबर है k इंटू 0.1 की पावर m, 0.1 की पावर n। ठीक है, दूसरा है 2.4 इंटू 10⁻², ये आपका बराबर हो जाएगा 0.1 की पावर m, 0.2 की पावर n। ये बन गया। अगर ये बन गया तो k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये 24 इंटू 10 की घात -3, ये 6 इंटू 10 की घात -3, ये हो जाएगा 1/4। तो हमने बोला 1/4 इज इक्वल टू 0.1 बाय की घात n अपॉन 0.2 की घात n। तो ये हो जाएगा 1/2 की घात n। तो 1/4 अगर ये हो गया तो हम ये बोल दें इसको 1/2 का स्क्वायर, ये बराबर है 1/2 की घात n। तो यहां से n आ जाएगा 2 के बराबर, यहां से n आ जाएगा 2 के बराबर। अगर n आ गया, इसी तरीके से अगर मैं ये दो केसेस ले लूं जहां पे b की सांद्रता सेम है, तो आप फर्स्ट और थर्ड को देखें तो फर्स्ट है ये, और थर्ड है ये। 1.2 इंटू 10⁻², इसको 12 इंटू 10⁻³ भी बोल सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा k इंटू 0.2 की पावर m, 0.1 की पावर n, है ना। अगर ये हो गया तो आप दोनों साइड रेशो ले लें। अगर रेशो ले लें तो इससे ये कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सो 1/2 आपका बराबर हो जाएगा 0.1 की पावर m अपॉन 0.2 की पावर m। ये हो जाएगा 1/2 की पावर m। तो m क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। m क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। m अगर 1 है, n अगर 2 है, तो अब मेरे पास वेग नियम रेडी है। वो बराबर है k इंटू a की घात 1 और b की घात 2। पहले तो ये देखो, ये बात समझ में आई क्या? अब जब वेग नियम आ गया ना, तो अब मैं इजीली x और y की कैलकुलेशन कर सकता हूं। अब मैं इजीली x और y की कैलकुलेशन कर सकता हूं। अगर आप ये फोर्थ वाला एक्सप्रेशन देखें तो हमने बोला 7.2 इंटू 10⁻², ये बराबर हो जाएगा k इंटू क्या, x की घात 1 और दूसरा है 0.2 की घात 2,
है ना। एक कोई ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिख लो, है ना। जैसे अगर मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया तो मैंने लिख दिया अपॉन में 1.2 इंटू 10⁻², ये आपका बराबर हो जाएगा k इंटू 0.2 की घात 1 इंटू 0.1 की घात 2। अब इसे सॉल्व करके x निकल सकता है, हाँ जी बिल्कुल निकल सकता है। ये 12 6 जा हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या बोला, ये हो जाएगा, देखो 0.2 से एक पावर कट गई तो 6 इज इक्वल टू x इंटू 0.2 अपॉन 0.01। ठीक है, ये हटेगा तो 10 आएगा और ये हटेगा तो 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो हमने बोला कि ये 10 इधर आएगा तो 0.6 बाई 0.2 इज 3, तो x आ जाएगा 3। यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 0.3, हाँ ऑब्वियसली 0.3। ठीक है जी, क्योंकि वो 2 है ना, तो 0.6 बाई 2 0.3 हो जाएगा। अगर x 0.3 आ रहा है तो हमारे पास b और d ऑप्शन हट जाएंगे, b और c ऑप्शन हट जाएंगे। आंसर शुड बी a या d में से कोई। अब y निकाल लेते हैं। अब y कैसे निकलेगा, तो y के लिए ये यूज करना है, इसके साथ में ऐसा क्या यूज करें कि इजीली कट जाए वो आपको देखना है। ठीक है, तो मैं इसके साथ में ये यूज कर लेता हूं फर्स्ट वाला। तो अगर मैं वो यूज कर लूंगा तो आप देखें, अगर मैंने फिफ्थ वाला यूज किया एक्सप्रेशन तो फिफ्थ वाले में हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 की पावर 1 y की पावर 2, 0.3 की पावर 1 y की पावर 2। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से समझो बात। हमने बोला अगर इसके ऊपर वाले ले ले, क्योंकि 72 4 जा 288 होता है, तो हमने बोला इसके ऊपर वाले ही अगर ले ले तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻², ये बराबर हो जाएगा k इंटू x की पावर 1, x है 0.3 इंटू 0.2 की पावर 2। ठीक है, अगर ये चीज है, समझने की कोशिश करें, k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हमने अगर इसको सॉल्व किया तो 288 अपॉन 100 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 72 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू y अपॉन 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 288 इंटू 10⁻³ अपॉन 72 इंटू 10⁻³ ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, y का स्क्वायर अपॉन 0.04। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 4 इंटू 0.04 ये y का स्क्वायर है। तो हमने बोला 0.16 इज इक्वल टू y का स्क्वायर है, तो हमें y क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 0.16 यानी कि 0.04। ठीक है, तो x भी आपका 0.3 है और y आपका 0.4 हो जाएगा, 0.4, 0.04 थोड़ी 0.4, 16/100 ना। ठीक है, बढ़िया है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया आंसर आ जाना चाहिए ए ऑप्शन। कैलकुलेशन जरूर है, बट इस चैप्टर का सवाल अधिकतर गलत होता ही नहीं है लोगों का, और हमें गलत करना भी नहीं है। कोशिश यही करनी है कि इस चैप्टर का सवाल तो हमें सही करना ही करना है, चाहे वो मेंस में आ जाए चाहे वो एडवांस में आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग विधि। हमने प्रारंभिक वेग विधि से क्वेश्चंस करने की कोशिश करी। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें। सही है जी, बढ़िया है, ओके ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। अगर मैं आगे चेक करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, तो अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताना है कौन सा इनमें से गलत है। अब इंग्लिश हिंदी की कोई बात ही नहीं है, सवाल सिंपल है कि एक रिएक्शन है A गिव्स 2B प्लस C। एक रिएक्शन है A गैस गिव्स 2B गैस प्लस C गैस। ये एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो कि सिर्फ A से शुरू हुई है। T इक्वल टू 10 मिनट पे जो कुल दाब है सिस्टम का वो 160 है, और T इक्वल टू अनंत समय पे जो कुल दाब है वो 240 है। मुझे बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 80 mmHg, प्रारंभिक दाब 80 है। रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। रेट कांस्टेंट इज 1.693 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट इज 40 mmHg। 10 मिनट के बाद में जो आंशिक दाब है वो 40 mmHg है।
मुझे चेक करना है कौन सा कथन गलत है। तो आइए भाई बात करें। मैंने बोला अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा ऐसे करके लिखूं यहां पे, A gives 2B plus C, T इक्वल टू 0 पे दाब है P नॉट, ये है 0, ये है 0। 10 मिनट के बाद में P नॉट में से कुछ x जाएगा, 1 मोल पे 2 मोल बन रहा है तो x पे 2x, 1 मोल पे 1 मोल बन रहा है तो x पे x। और जब मैं अनंत समय की बात करूंगा तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 1 मोल पे 2 मोल बन रहा है तो 2p नॉट, 1 मोल पे 1 मोल बन रहा है तो p नॉट। तो यार मैं ये कह सकता हूं क्या, 10 मिनट के बाद में कुल दाब ये था, अनंत समय पे कुल दाब ये था। अगर अनंत समय पे कुल दाब ये था, अगर अनंत समय पे कुल दाब ये था, तो इसका टोटल सम हो गया 3p नॉट, और ये चीज आपकी किसके बराबर हो गई, 240। तो हमने बोला p नॉट हो जाएगा 80 mmHg। पी नॉट हो जाएगा 80 mmHg। अनंत से तो मैंने ये निकाल दिया। अनंत का मतलब क्या होता है कि भाई अभिकर्मक पूरा खत्म हो गया, सिर्फ प्रोडक्ट ही बचे बीकर के अंदर। अच्छा, अब मैंने बोला अगर मैं 10 मिनट पे बात करूं तो 10 मिनट पे कुल दाब ये है। तो हमने बोला यार ऐसा है कि t इक्वल टू 10 मिनट पे पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स ये है, और ये टोटल दाब आपका 160 mmHg के बराबर है। अगर ये टोटल दाब 160 mmHg के बराबर है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आप देखने की कोशिश करें 2x किसके बराबर हो गया, 160 माइनस पी नॉट के, यानी कि 160 माइनस 80 यानी कि 80 के, तो x हो गया 40। अगर x यहां से 40 आ गया तो हमें बताना है प्रारंभिक दाब 80 है क्या, प्रारंभिक दाब 80 है, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन तो ठीक है। रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, हाँ जी, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी खत्म होती ही नहीं है। अच्छा, हमें वेग नियतांक बताना है, क्या होगा, तो बेटा वेग नियतांक बताने के लिए मैंने बोला कि यार ऐसा कर सकते हैं ना कि k इज इक्वल टू 1/t ln, अभिकर्मक के लिए p नॉट अपॉन p नॉट माइनस x नहीं कर सकते, और अगर मैं t को 10 रख दूं ln, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 80 माइनस 40, है ना, 80 माइनस 40, यही तो हो जाएगा, देखो ध्यान से, 80 माइनस 40 हो जाएगा। अगर 80 माइनस 40 हो जाएगा तो बेटा ये आधा ही तो हो गया, तो ये देखो ना 40 ln 2/10 ही तो हो गया। तो ये तो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो अर्धायु है। अगर ये अर्धायु है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई 10, इसे हटाएंगे नीचे 1000 आएगा, तो 693 इंटू 10 की घात -4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा, इसलिए क्या है 1.693, ये गड़बड़ है, ये गलत है भाई, ये है आंसर, तो ये है आंसर, तो है ना। अगर ये है आंसर तो ये तो नहीं होगा, और अगर आंसर ये नहीं होगा तो हमसे तो गलत कथन ही पूछा था। अगर गलत पूछा था तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इसने बोला था 10 मिनट के बाद में दाब 40 होगा, तो वो तो दिख ही रहा है, 80 माइनस 40 क्या होगा, 40 ही होगा, देख ही सकते हैं आप। ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ रही है, 40 ही तो आ रही है। तो 10 मिनट के बाद में जो दाब है अभिकर्मक का वो क्या हो जाएगा, 4040, 4040। प्लीज ध्यान से देखें, सही है भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, प्लीज बताएं। आइए भाई नेक्स्ट सवाल को लेके आते हैं। ये वाला सवाल देखने की कोशिश करें, क्या कह रहा है। सवाल कह रहे एक रिएक्शन है ए गिव प्रोडक्ट्स, सवाल कह रहे एक रिएक्शन है ए गिव प्रोडक्ट्स, हमें इसके लिए अर्धायु वर्सेस प्रारंभिक सांद्रता में एक वेग दिया है जो कि सरल रेखा है ओरिजिन से पास होती हुई। हमें इसकी ढाल पता है 76.92 है। आपको सांद्रता बतानी है ए की 10 मिनट बाद में अगर रिएक्शन शुरू हुई थी 2.5 मोल पर लीटर ए में। मतलब हमें बोला जा रहा है कि ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, t इक्वल टू 0 पे ये 2.5 है, ये 0 है। आपको बताना है कुछ समय के बाद में इसमें से कुछ x चला जाएगा। यह आपकी सांद्रता होगी 10 मिनट के बाद, यह आपकी सांद्रता होगी 10 मिनट के बाद।
अब आप समझें, टी हाफ वर्सेस ए नॉट में अगर ये ग्राफ है तो बेटा सरल रेखा से पास होता हुआ तो वही ग्राफ होता है जिसमें टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, जिसमें आपका टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर आपका टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है तो आप देखें टी हाफ आपका बराबर है ए नॉट बाय 2k। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने क्या बोला, हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये टी हाफ है, ये 1/2k है, ये क्या है ए नॉट। ठीक है, तो ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी ढाल y इक्वल टू mx हो गया। तो हमारे पास में 1/2k जो आपकी ढाल है ये किसके बराबर है, 76.92k। अगर ये चीज 76.92 के बराबर है तो k क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 76.92। यहां से वेग नियतांक आ गया क्या, ये सॉल्व क्या होगा, 1/2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 7 जा 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा k। अगर ये k हो गया तो अब आप समझे बात, मुझे सांद्रता बतानी है 10 मिनट के बाद में। मुझे ये समझ में आया ना, जीरो ऑर्डर है, तो बेटा जी हमें ये फॉर्मूला भी तो पता है कि ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी होता है। मुझे ए टी ही तो बताना है, मुझे ए टी ही तो बताना है। ए टी बताना है अगर, तो वो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। ए नॉट है 2.5 माइनस के है ये, इनटू समय कितना लग रहा है, 10 मिनट। बस इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर निकाल देंगे जो भी आएगा। इसे सॉल्व कर देंगे और आंसर निकाल देंगे जो भी आएगा, डैश इंटू 10⁻³ के टर्म्स में वही आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। कैलकुलेशन आपके हिसाब से, मैंने तरीका बता दिया। तुम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि x निकाल देते, x इक्वल टू के टी होता है, फिर 2.5 माइनस एक्स कर देते, बात बराबर ही है। ये 2.5 माइनस एक्स ही तो मैंने किया है, x इक्वल टू के टी होता है शून्य कोटि के लिए। हमें सूत्र पता था, हमने काम कर दिया। देखिए ध्यान से, सही फॉर्मूले का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप शून्य कोटि के सवाल कर रहे हैं, प्रथम कोटि के सवाल कर रहे हैं, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी सवाल कर रहे हैं, तो अगर आपको जब तक सूत्र सही नहीं पता तब तक दिक्कत है। अगर एक बार सूत्र चमक गया सही तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सवाल बहुत ही इजीली, आसानी से, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। अच्छी बात है भाई। अगर ये क्लियर है तो आइए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है, ये मुझे लगता है सेम सवाल ही है, ऐसा सवाल अभी अभी हमने करा भी है, होमवर्क में करना। सवाल कह रहा है कि इस बार प्रारंभिक सांद्रताएं समान नहीं है। चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, मैं तरीका बता के छोड़ूंगा। एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी। एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर ए नॉट इक्वल टू 8 बी नॉट। तो हम बोलेंगे प्रारंभिक सांद्रताएं ये है कि ए नॉट आपका 8 गुना है बी नॉट का, है ना। प्रारंभिक सांद्रताएं ये है। The half lives of A and B are 10 minutes and 40 minutes. Half lives of A and B are 10 minutes and 40 minutes. If they start to disappear at the same time, both following first order kinetics, after how much time will the concentration of both be same? आपको बताना है, अगर दोनों का एक साथ खपत शुरू होती है तो कितने समय बाद में दोनों की अंतिम सांद्रताएं बिल्कुल सेम होगी। कितने समय बाद में दोनों की अंतिम सांद्रताएं बिल्कुल सेम होगी। कब ऐसा समय आएगा, जब AT और BT बराबर होंगे, प्रोवाइडेड सवाल ने आपको कहा हुआ है कि अगर दोनों के दोनों एक ही समय पे एक साथ खत्म होने लग जाते हैं, ठीक है, इफ दे स्टार्ट टू डिसअपियर एट द सेम टाइम, तो हमें बताना है क्या होगा। अच्छी बात है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस का डेटा दिया हुआ है, दोनों के दोनों प्रथम कोटि फॉलो करते हैं, ये पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर दोनों प्रथम कोटि फॉलो करते हैं तो तरीका सेम ही है। फॉर्मूला होता है ए नॉट इंटू ई की घात माइनस k1t, ये हो जाएगा बी नॉट इंटू ई की घात माइनस k2t, ये बराबर होने चाहिए। अच्छा, ए नॉट आपका 8 गुना है बी नॉट का, तो ये हो जाएगा 8 बी नॉट ई की घात माइनस k1t, ये बराबर हो जाएगा बी नॉट इंटू ई की घात माइनस k2t। ये हो गया। अच्छा,
बी नॉट से बी नॉट हो गया कैंसिल। अगर ये हो गया कैंसिल तो हमने बोला ये चीज अगर नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा एट इज इक्वल टू ई की घात k1 माइनस k2t। एट इज इक्वल टू ई की घात k1 माइनस k2t। तो हमने बोला ln 8 आपका बराबर है ln ई की घात k1 माइनस k2t। घात आगे आ जाएगी, ln e 1 होता है, तो हमने बोला ln 8 बराबर k1 माइनस k2t। है ना। अगर ये चीज हो गई k1 माइनस k2t तो आप समझें बात को, हमने बोला t इज इक्वल टू ln 8 अपॉन k1 माइनस k2। ये हो जाएगा ln 8 हो जाएगा ln 2 का क्यूब घात 3 आगे आ जाएगा 3 ln 2 अपॉन k1 माइनस k2। ये हो जाएगा समय। यही तो बताना है। अब k1 k2 निकालने का आसान तरीका है यार, देखो ध्यान से। हमने बोला हमें दोनों के लिए अर्धायु पता है 10 मिनट 40 मिनट, तो k1 हो जाएगा ln 2 बाय 10 और k2 हो जाएगा ln 2 बाय 40। k1 हो जाएगा ln 2 बाय 10 और k2 हो जाएगा ln 2 बाय 40। अगर ऐसा हो गया तो k1 आ गया k2 आ गया, यहां पे हम पुट करते हैं। अगर हम पुट करें तो वैल्यू हो जाएगी 3 ln 2 अपॉन k1 हो जाएगा ln 2 बाय 10 और ये हो जाएगा ln 2 बाय 40। ln 2 ln 2 ln 2 कैंसिल। अगर ये कैंसिल तो 3 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाय 10 कॉमन 1 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 3। सही है। अगर ये चीज हो गई सो 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 4 बाय 10, दिस इज 2 बाय 5, दिस इज 0.4, दिस इज 0.4। So this is going to be 0.4. If this is going to be 0.4, हमने कहीं पे कुछ 10 वेन का कुछ तो किया है क्या? आंसर इसका 40 मिनट्स आना चाहिए फिर तो। देखना ध्यान से, हमने बोला ln 8 is equal to this, ln 8 is equal to this, है ना। t1 हाफ ये है, 8 equal to this है, 8 इंटू 80 a नॉट 8 b नॉट है, b नॉट से b नॉट कैंसिल, 8 e की घात माइनस k1t, e की घात माइनस k2t, e की घात k1 माइनस k2t, 8 हो गया। ln 8 इज इक्वल टू k1 माइनस k2t, तो t इक्वल टू ln 8 अपॉन k1 माइनस k2, तो ये हो गया 3 ln 2 अपॉन ln 2 बाय 10 ln 2 बाय 40। हाँ, ये चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 10 तो ऊपर जाएगा ना, दिस इज ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 अपॉन 10 इंटू 3 बाय 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 10 ऊपर जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। और अगर ये 40 मिनट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4040, यानी कि आंसर आ जाएगा डी। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा डी। सही बात है। ओके, बढ़िया है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखें, सवाल समझ में आया आपको? अच्छा चलो, अगर ये समझ में आया है तो अगर हम इस तरीके के सवाल देखें, अब ये देखो जरा, आपको एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी गई है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये कह रहा है। रिएक्शन है a प्लस बी गिव्स ए बी। रिएक्शन है a प्लस बी गिव्स ए बी। अगर ये है, सवाल कह रहा है कि पश्च अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है वो अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को 2RT से पीछे छोड़ती है, मतलब बढ़ती है। तो हमने बोला EA बैकवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड, ये डिफरेंस बराबर है 2RT के। ये डिफरेंस बराबर है 2RT के। अगर ये डिफरेंस बराबर है 2RT के, EA बैकवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड इज 2RT, इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 4 टाइम दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब ये जो हम आर्हीनियस नियतांक लिखते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूं, 4 गुना है ए बैकवर्ड के, आर्हीनियस नियतांक है ये आपका।
ठीक है, तो सवाल कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन इज। मुझे बताना है डेल्टा जी नॉट क्या होगा 300 केल्विन पे। मुझे बताना है डेल्टा जी नॉट क्या होगा 300 केल्विन पे। ठीक, बढ़िया बात। अगर मुझे डेल्टा जी नॉट बताना है तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर आपका 300 है, आर आपका है, के इक्विलिब्रियम की हमें बात करनी है। अब के इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि हमें ये बात पता है कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक होता है अग्र नियतांक अपॉन पश्च नियतांक का अनुपात। साम्य स्थिरांक होता है अग्र वेग नियतांक अपॉन पश्च वेग नियतांक का अनुपात। अगर ये अनुपात होता है तो ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे अगर हम आर्हेनियस समीकरण यूज करें तो हमारे पास अग्र दिशा के लिए वेग नियतांक हो जाता है ये, इसी तरह पश्चिम दिशा के लिए वेग नियतांक हो जाता है ये, है ना। अगर ये होता है तो हम दोनों साइड क्यों ना अनुपात ले लें। अगर हम अनुपात ले लें तो वैल्यू हो जाएगी के एफ अपॉन के बी, ये बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन ए बी इंटू ई की घात ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी। हो जाएगा ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, के एफ अपॉन के बी जो है हमें बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का अंतर और ए एफ ए बी के बारे में बातचीत। तो अब देखिए ध्यान से, मुझे के एफ अपॉन के बी तो निकालना ही है क्योंकि ये साम्य स्थिरांक है। ए एफ अपॉन ए बी है 4 गुना, ए एफ है 4 गुना ए बी, तो ये रेशियो है 4 इंटू ई की घात ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड, ये है 2 आर टी अपॉन आर टी। तो ये हो गया 4 ई स्क्वायर। ठीक है, ये रेशियो क्या हो गया 4 ई स्क्वायर। अगर के एफ अपॉन के बी 4 ई स्क्वायर हो गया तो हम बोलेंगे साम्य स्थिरांक आपका हो गया 4 ई स्क्वायर। आपका साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा 4 ई स्क्वायर। अगर साम्य स्थिरांक 4 ई स्क्वायर हो जाएगा तो हम बोलेंगे डेल्टा जी नॉट आपका बराबर है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम इज 4 ई स्क्वायर। अगर ये इस चीज के बराबर हो गई तो बस इस पे बातचीत करनी है। ये क्या हो जाएगा माइनस आर इंटू टी एल एन 4 प्लस एल एन ई स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा माइनस आर इंटू टी, ये हो जाएगा 2 एल एन 2 प्लस घात आगे 2 एल एन ई यानी कि 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस 2 आर टी, माइनस 2 इंटू आर टी 1 प्लस एल एन 2। 1 प्लस एल एन 2, एल एन 2 होता है 0.7, एल एन 2 होता है 0.7। अगर एल अच्छा वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, सवाल ने खुद कहा है आर टी को 2500 मान लो, है ना। सवाल ने कहा है आर टी को 2500 मान लो और एल एन 2 को 0.7 मान लो, तो ये 1.7 हो गया, 1.7 तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 2500 इंटू 1.7। इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर बन जाना चाहिए, हमारा आंसर बन जाना चाहिए। क्लियर है, देखिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो बताएं प्लीज। यस, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से, सब सही है क्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए भाई आगे चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं। उत्प्रेरक का प्रभाव। ये देखो भाई, सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल कह रहा है धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए सही आरेख कौन सा है। आपको अभिकर्मक दिया है, आपको प्रोडक्ट दिया है, आपको बताना है उत्प्रेरक के साथ और उत्प्रेरक के बिना क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन पर। उत्प्रेरक के साथ और उत्प्रेरक के बिना रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा।
तो अगर आप गौर से देखेंगे तो बेटा हमें ये बात पता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को फास्ट कर देता है। वैसे तो उत्प्रेरक दो तरीके के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया को फास्ट कर देता है, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया को स्लो कर देता है। पर हमें तो धनात्मक उत्प्रेरक पता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया को फास्ट कर देता है तो वो फास्ट कैसे करता है? हम बोलते हैं वो कम सक्रियण ऊर्जा वाले पथ से अभिक्रिया को लेके जाता है। वो कम सक्रियण ऊर्जा वाले पथ से अभिक्रिया को लेके जाता है, उसी से अभिक्रिया तुम्हारी जो है वो फास्ट होती है। अगर अभिक्रिया उससे फास्ट होती है तो कम सक्रियण ऊर्जा वाला पद, तो बिना अगर उत्प्रेरक की अभिक्रिया ऐसे जारी थी तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया नीचे से जाएगी। अगर अभिक्रिया नीचे से जाएगी तो हम बोलेंगे कि बेटा जी ऐसा है, आप देखें ये बिना उत्प्रेरक के उससे ऊपर जा रही है। नहीं, हम बोल रहे बिना उत्प्रेरक के ऊपर, उत्प्रेरक के साथ नीचे। तो अगर आप देखेंगे तो बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं मुझे, तो आंसर कोई सा भी हो सकता है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऑप्शन है। अगर उल्टा लिखा होता तो हम मानते भी, बट यस अभी के लिए तो यही है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए ध्यान से देखिएगा। आई थिंक मैंने हर तरीके का सवाल आपसे डिस्कस किया है। यस, हाँ जी, बिल्कुल हर तरीके का सवाल मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश करी है। हर सवाल हमें समझ भी आया है बढ़िया से। एक सवाल मैं आपको इन सब के आधार पे होमवर्क में देना चाहूंगा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ें, इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है। एक अभिक्रिया दी है 2x प्लस वाई गिव्स p, वेग नियतांक k है। अभिक्रिया का वेग dp बाई dt जो है वो kx है। ठीक है, x के 2 मोलों को y के 1 मोल के साथ मिलाकर 1 लीटर विलियन बनाया गया। 50 सेकंड पर अभिक्रिया मिश्रण में y का 0.5 मोल बचा। अभिक्रिया के लिए सही कथन क्या है? हमें वेग नियतांक बताना है, हमें अर्धायु बतानी है, हमें माइनस dx बाई dt या 100 सेकंड पर माइनस dy बाई dt का मान क्या होगा वो बताना है। तो बेटा देखो, आपको आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे, अगर मैं बेसिक सी करूं कि dp बाई dt है तो हम अभिक्रिया का वेग क्या क्या लिख सकते हैं? 1/2 टाइम्स माइनस dx बाई dt, या फिर माइनस dy बाई dt, या फिर dp बाई dt। और ये चीज आपकी किसके बराबर है? k इंटू एक्स के बराबर। देखो भाई ध्यान से, ये चीज है बढ़िया। अच्छा, ये तो हमारे पास एक बात हो गई। तो आपसे कोई dy बाई dt या dx बाई dt पूछ रहा है तो ऐसे रिलेट करके आ जाएगा। हमें ये भी दिया जा रहा है कि अभिक्रिया है 2x प्लस वाई गिव्स p, t इक्वल टू 0 पे x के 2 मोल है, y का 1 मोल है। t इक्वल टू 0 पे x के 2 मोल है, y का 1 मोल है, 0 है। 50 सेकंड पर ये जो है 0.5 रह गया, यानी कि इसमें से कुछ कम हुआ होगा तभी तो ये बचा होगा। अगर 0.5 कम हुआ है तो 1 पे 2 रिएक्ट कर रहे हैं तो 0.5 पे 1 रिएक्ट करेगा, तो ये बचेगा 1। ये 1 बचेगा, ये 0.5 बचेगा, 0.5 बनेगा। राइट, बढ़िया है। सवाल कह रहा है अभिक्रिया मिश्रण में बचता, तो हमें सारी सांद्रताएं पता चल गई। हमें अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताना है। अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताना है तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो 1 आ रही है, और आपको यहां से भी पता चल रहा है कि यूनिट सेकंड इनवर्स है। तो वेग स्थिरांक चेक करना तो बड़ा आसान है, k इज इक्वल टू 1/t ln a0 बाय at। या तो मैं ये बोल दूं, या मुझे ये समझ में आ रहा है कि 50 सेकंड में ये आधे हो रहे हैं, और आधा होना ही तो अर्धायु कहलाती है। मतलब 50 सेकंड तुम्हारी अर्धायु है। अगर 50 सेकंड तुम्हारी अर्धायु है तो आप समझने की कोशिश करो, अगर ये अर्धायु है तो ये क्या हो जाएगा, ln2 बाय के हो जाएगा क्या, ln2 बाय के। ट्राई कर सकते हैं क्या? उससे कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। अगर ये कर सकते हैं तो आप यहां से k निकाल सकते हैं, वेग नियतांक की बात हो जाएगी। x की अर्धायु 50 सेकंड है, हाँ जी। फिर हमने बोला कि भाई ऐसा है 50 सेकंड पर माइनस dx बाई dt क्या हो जाएगा, तो आपको k पता चल जाएगा। आप x की सांद्रता से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही फिर y के लिए भी बात कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, अच्छी बात है। ट्राई करना इस सवाल को, है ना, आपको आंसर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कि मैं इसका आंसर बता देता हूं, ताकि आप लोग जब घर पे ट्राई करें तो आप लोगों को पता चल जाए कि क्या आंसर है। एक सेकंड रुकिए। इसका आंसर है बी सी डी।
ठीक है, तो घर पे जब भी आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको पता रहेगा इसका आंसर है बी सी डी। ठीक है, जेईई एडवांस का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ट्राई करिएगा अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये सेशन होता है समाप्त। आप लोग रिवाइज करें, बचे हुए और पीवाईक्यूज अच्छे अच्छे ढूंढें और उन्हें भी ट्राई कर लें। ठीक है जी, हम मिलेंगे अगली क्लास में हमारे आखिरी चैप्टर के डिस्कशन के लिए, जिसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। 12वीं क्लास का आखिरी चैप्टर है, उसके पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।